सबसे पहले अगर बैट्समैन को रेट करने वाले फैक्टर्स के बारे में बात करें तो रन बनाने के अलावा आउट या नॉट आउट रहने पर भी रेटिंग डिपेंड करती है। उसके बाद रन्स एक हाई स्कोरिंग मैच में आए हैं या फिर एक लो स्कोरिंग मैच में, ये फैक्टर भी रेटिंग कैलकुलेट करने में एक अहम भूमिका निभाता है। अब ये तो हो गई एक बॉलर और एक बैट्समैन की बात। अब ऑलराउंडर की रैंकिंग निकालने के लिए आईसीसी अपने ऑलराउंडर फॉर्मूले का इस्तेमाल करेगी। अब कहने को तो आईसीसी के हिसाब से कैलकुलेशन कंसिस्टेंट है, लेकिन आईसीसी का एल्गोरिदम किस खिलाड़ी को कब कितने पॉइंट्स दे रहा है, इस बात की जानकारी खुद आईसीसी को भी नहीं लगती। और मेरा मानना यह है कि ये इस सिस्टम का सबसे बड़ा लूपहोल है। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में मात्र 282 ही रन बनाने वाले बाबर आजम ओडीआई रैंकिंग्स में विराट कोहली, जिन्होंने ओडीआई वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन्स बनाए, और रोहित शर्मा, जिन्होंने बाबर से डबल रन्स बनाए, उनसे ऊपर। इनफैक्ट ओडीआई रैंकिंग्स में नंबर 1 कैसे चल रहे हैं? टी20 फॉर्मेट में टीम इंडिया के लिए लगातार अच्छी बॉलिंग कराने वाले और टी20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा विकेट्स निकालने वाले अर्शदीप सिंह ना तो टी20 फॉर्मेट की बॉलिंग रैंकिंग में टॉप 10 में है और ना ही टॉप 15 में, बल्कि 19वें नंबर पर है। और टीम इंडिया के लिए टी20 वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे जसप्रीत बुमराह अर्शदीप सिंह से भी नीचे 24वें नंबर पर है। ऋतुराज गायकवाड़, जो टीम इंडिया के लिए टी20 फॉर्मेट में कभी कंसिस्टेंटली खेले ही नहीं, वो टी20 रैंकिंग्स में नंबर 8 पर है। और टेस्ट रैंकिंग्स में बाबर आजम, टेस्ट फॉर्मेट में कंसिस्टेंटली परफॉर्म करने वाले प्लेयर्स जैसे स्टीव स्मिथ, मार्नस लबुशेन, उस्मान ख्वाजा, ट्रेविस हेड, विराट कोहली, रोहित शर्मा से भी ऊपर तीसरे नंबर पर नजर आते हैं। और दोस्तों, इतना सब सुनकर भी अगर आपको हैरानी नहीं हुई तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ओडीआई फॉर्मेट में ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में पापुआ न्यू गिनी के कैप्टन असद वाला चौथे नंबर पर है, जिनका शायद आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा। और तो और अभी मैंने टीम रैंकिंग्स के बारे में तो बात ही नहीं की है, जहां यूएसए की टीम, जिसने टी20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 में अपनी जगह बनाई थी, आईसीसी टी20 रैंकिंग्स के मामले में नेपाल, यूएई, नमीबिया, नीदरलैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड और श्रीलंका इन सबसे पीछे, जिनमें से जिम्बाब्वे तो वर्ल्ड कप का हिस्सा भी नहीं थी और बाकी सारी टीम्स वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो गई थी। दोस्तों, इन सभी अटपटी चीजों के पीछे का कारण है आईसीसी की रैंकिंग निकालने का तरीका, जिसके बारे में मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं और आपको समझाने वाला हूं कि आईसीसी अपनी प्लेयर रैंकिंग्स और टीम रैंकिंग्स किस तरह से प्रिपेयर करती है, कौन कौन से फॉर्मूलाज यूज किए जाते हैं और कौन कौन से पैरामीटर्स को अकाउंट में लिया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आईसीसी की टीम रैंकिंग्स की। इन टीम रैंकिंग्स को आईसीसी के स्टैटिस्टिशियन डेविड कैंडिक्स के द्वारा बनाया जाता है। टीम रैंकिंग्स कैलकुलेट करने का तरीका एकदम आसान है। जिस टाइम पीरियड के लिए टीम रैंकिंग्स कैलकुलेट की जा रही है, उस टाइम पीरियड में एक टीम ने कितने पॉइंट्स कमाए उसे डिवाइड किया जाएगा उस टीम ने कुल मिलाकर उस टाइम पीरियड में कितने मैचेस खेले। जो भी आंसर आएगा वो उस टीम की रेटिंग हो जाएगी, और जिस टीम की रेटिंग सबसे ज्यादा है वही टीम रैंकिंग्स में सबसे ऊपर नजर आएगी। ये तरीका काफी हद तक सिमिलर है बैटिंग एवरेज कैलकुलेट करने से, जहां पर एक बैट्समैन के टोटल रन्स को उसके आउट होने के नंबर से डिवाइड किया जाता है। टीम रैंकिंग्स कैलकुलेट करते समय टोटल रन्स हो जाते हैं एक टीम के द्वारा अर्न किए गए टोटल पॉइंट्स, और नंबर ऑफ डिसमिसल्स रिप्लेस हो जाते हैं नंबर ऑफ मैचेस। एग्जांपल के तौर पर अगर हम करंट टेस्ट रैंकिंग्स की बात करें तो वहां पर 124 पॉइंट्स के साथ ऑस्ट्रेलिया सबसे ऊपर नजर आती है। यानी कि उनकी रैंकिंग्स कैलकुलेट करने के लिए आईसीसी ने ऑस्ट्रेलिया के टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स को, जो कि इस एग्जांपल के लिए मान लीजिए 1240 है, उसे डिवाइड किया होगा नंबर ऑफ मैचेस प्लेड से, जो कि इस एग्जांपल के लिए 10 है। तो आईसीसी को इसका रिजल्ट मिला होगा 1240 डिवाइडेड बाय 10 यानी कि 124, जो कि ऑस्ट्रेलिया की रेटिंग है, और ये बाकी टेस्ट प्लेइंग टीम्स में सबसे ज्यादा है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया इन रैंकिंग्स में नंबर 1 है। दूसरी तरफ अगर टीम इंडिया का एग्जांपल लें तो टीम इंडिया की टेस्ट रेटिंग है 120, यानी आईसीसी ने टीम इंडिया की रैंकिंग कैलकुलेट करने के लिए उनके टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स को, जो कि मान लीजिए 1200 है, उसको डिवाइड किया होगा टोटल नंबर ऑफ मैचेस से, जो कि 10 हैं।
तो आईसीसी को इसका आंसर मिला होगा 120, जो कि टीम इंडिया की रेटिंग है और ऑस्ट्रेलिया के बाद सेकंड बेस्ट रेटिंग होने की वजह से टीम इंडिया टेस्ट रैंकिंग्स में नंबर 2 पर है। दोस्तों अब आपका सवाल ये होगा कि ये पॉइंट्स कैलकुलेशन कैसे की जाती है। तो पॉइंट्स कैलकुलेशन के लिए आईसीसी कुछ पैरामीटर्स की बेसिस पर डिसीजन लेती है। एक टीम ने कितने मैच जीते उसके अलग पॉइंट्स दिए जाते हैं, कितने हारे उसके अलग, मैच ड्रॉ हुआ तो उसके अलग और मैच टाई हुआ तो उसके भी अलग नंबर ऑफ पॉइंट्स दिए जाते हैं। इसके अलावा विन लूज टाई ड्रॉ के लिए एक टीम को कितने पॉइंट्स दिए जाएंगे ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि वो टीम जिस टीम के अगेंस्ट खेल रही है उस टीम की रैंकिंग क्या है। अगर अपोजिशन टीम की रैंकिंग बेटर है तो जीत के ज्यादा पॉइंट्स दिए जाएंगे और हार के कम पॉइंट्स काटे जाएंगे। वहीं अगर अपोजिशन टीम की रैंकिंग खराब है तो जीत के कम पॉइंट्स दिए जाएंगे और हार के ज्यादा पॉइंट्स काटे जाएंगे। इसके अलावा ओडीआई और टेस्ट सीरीज में मैच जीतने के पॉइंट्स के साथ साथ सीरीज जीतने के भी पॉइंट्स दिए जाते हैं, जबकि T20 मैचेस में खाली मैच जीतने के ही पॉइंट्स मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं आईसीसी प्लेयर रैंकिंग्स के बारे में, जहां पर काफी सारे फैक्टर्स को अकाउंट में लिया जाता है और इसे कैलकुलेट करने का मेथड काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग भी है। दोस्तों प्लेयर रैंकिंग कैलकुलेशन में एक प्लेयर को काफी सारे फैक्टर्स को कंसीडर करने के बाद आउट ऑफ 1000 रेट किया जाता है और फिर जिसकी रेटिंग सबसे ज्यादा होती है उस प्लेयर को बेटर रैंकिंग मिल जाती है। प्लेयर्स को रेट करने के लिए एक प्री डिफाइंड एल्गोरिदम यानी कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से काफी सारे कैलकुलेशन करने के बाद एक प्लेयर की रेटिंग तैयार करता है। यह एल्गोरिदम एक प्लेयर द्वारा लिए गए विकेट्स और स्कोर किए गए रन्स के अलावा मैच की सिचुएशन को भी अकाउंट में लेता है। यानी अगर एक प्लेयर ने मुश्किल सिचुएशन में अच्छा परफॉर्म करके दिखाया है तो उसे ज्यादा पॉइंट्स दिए जाते हैं एज कंपेयर टू एक दूसरा प्लेयर जिसने आसान सिचुएशन में परफॉर्म किया। दोस्तों अब बात करते हैं कि किन किन फैक्टर्स को अकाउंट में लेकर ये एल्गोरिदम एक प्लेयर को रेट करता है। सबसे पहले अगर बैट्समैन को रेट करने वाले फैक्टर्स के बारे में बात करें तो रन बनाने के अलावा आउट या नॉट आउट रहने पर भी रेटिंग डिपेंड करती है। यानी अगर एक बैट्समैन नॉट आउट रहता है तो उसे ज्यादा रेटिंग्स मिलती है। उसके अलावा अगर एक बैट्समैन सेकंड इनिंग में रन स्कोर करता है तो उसे ज्यादा रेटिंग मिलती है एज कंपेयर टू एक दूसरा बैट्समैन जिसने फर्स्ट इनिंग्स में रन स्कोर किया। इसके बाद एक बैट्समैन की रेटिंग अपोजिशन बॉलिंग अटैक की रेटिंग पर भी डिपेंड करती है। अगर बॉलिंग अटैक हाईली रेटेड है यानी सामने एक अच्छा बॉलिंग अटैक है और उसके सामने रन स्कोर किए गए हैं तो बैट्समैन को ज्यादा रेटिंग पॉइंट्स दिए जाते हैं। फिर उसके बाद रन्स कब बनाए गए हैं इस पर भी प्लेयर की रेटिंग डिपेंड करती है। यानी अगर रन्स एक ऐसी सिचुएशन में बनाए गए हैं जहां पर टीम को रन्स की सख्त जरूरत थी तो उन रन्स के लिए ज्यादा रेटिंग दी जाती है और वो रन ज्यादा वैल्यूएबल कहलाते हैं। उसके बाद रन्स एक हाई स्कोरिंग मैच में आए हैं या फिर एक लो स्कोरिंग मैच में, ये फैक्टर भी रेटिंग कैलकुलेट करने में एक अहम भूमिका निभाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर एक मैच में दोनों टीम्स ने 400 रन बनाए हैं और उस मैच में एक प्लेयर की सेंचुरी की रेटिंग कैलकुलेट करनी है तो उस मैच के लिए उस प्लेयर को कम रेटिंग दी जाएगी एज कंपेयर टू एक दूसरा मैच जहां दोनों टीम्स ने 250 ही रन बनाए हैं और वहां भी उस प्लेयर ने सेंचुरी लगाई हो। इसके अलावा अगर प्लेयर के रन्स विनिंग कॉज में आ रहे हैं तो उन रन्स के लिए भी इस एल्गोरिदम में ज्यादा रेटिंग पॉइंट सेट किए गए हैं और अगर वो विनिंग रन्स एक हाई रेटिंग वाली टीम यानी एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन के सामने आए हैं तब तो बोनस रेटिंग पॉइंट भी दिए जाएंगे। दोस्तों बॉलर की रेटिंग डिसाइड करने वाले फैक्टर्स के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर सबसे पहला और सबसे जरूरी फैक्टर है नंबर ऑफ विकेट्स टेकन और नंबर ऑफ रन्स कंसीडर्ड। यानी अगर कम रन देकर ज्यादा विकेट लिए गए तो ज्यादा रेटिंग और ज्यादा रन देकर कम विकेट लिए गए हैं तो कम रेटिंग। इसके बाद एक बॉलर की रेटिंग इस बात पर भी डिपेंड करती है कि उस बॉलर ने किस बैट्समैन का विकेट लिया है। यानी एग्जांपल के तौर पर अगर एक बॉलर विराट कोहली या रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी का विकेट लेता है तो उसे ज्यादा रेटिंग मिलती है एज कंपेयर टू अगर वही बॉलर जसप्रीत बुमराह या मोहम्मद शमी का विकेट निकालता है। फिर उसके बाद बॉलर रेटिंग इस बात पर भी डिपेंड करती है कि मैच में कितने रन बने हैं और एक बॉलर ने कितने रन देकर कितने विकेट लिए हैं। एग्जांपल के तौर पर अगर एक बॉलर एक मैच में 50 रन देकर 3 विकेट निकालता है जिस मैच में 350 रन बने हैं तो उसे ज्यादा रेटिंग मिलेगी एज कंपेयर टू अ सिचुएशन जहां एक बॉलर 50 रन देकर 3 विकेट निकालता है उस मैच में जहां 200 या फिर 250 ही रन बने। उसके बाद अगर एक बॉलर एक मैच में ज्यादा ओवर डालकर अपोजिशन को बांध कर रखता है तो इस चीज के लिए भी ज्यादा रेटिंग पॉइंट्स दिए जाएंगे।
क्योंकि दूसरों के कंपैरिजन में उस बॉलर ने ज्यादा एफर्ट लगाया होगा। तो दोस्तों इन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करने के बाद आईसीसी का ये एल्गोरिथम एक बैट्समैन या फिर एक बॉलर को रेट करता है और उसके बाद उस प्लेयर की करंट और प्रीवियस रेटिंग का वेटेड एवरेज निकालकर एक फाइनल रेटिंग कैलकुलेट होती है, जिसके बेसिस पर फाइनल रैंकिंग डिसाइड की जाती है। अब ये तो हो गई एक बॉलर और एक बैट्समैन की बात। अब ऑलराउंडर की रैंकिंग निकालने के लिए आईसीसी अपने ऑलराउंडर फॉर्मूले का इस्तेमाल करती है, जहां एक ऑलराउंडर की बैटिंग और बॉलिंग को मल्टीप्लाई करके उसे 1000 से डिवाइड किया जाता है। 1000 से इसलिए क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले बताया था, एक प्लेयर को आउट ऑफ 1000 ही रेट किया जाता है। तो फिर एग्जांपल के तौर पर अगर एक ऑलराउंडर की बैटिंग रेटिंग 800 है और बॉलिंग रेटिंग 300, तो उस ऑलराउंडर की ऑलराउंडर रेटिंग होगी 800 इंटू 300 डिवाइड बाय 1000, यानी कि 240। दोस्तों यहाँ पर ये नोट करना जरूरी है कि आईसीसी रैंकिंग ट्रेंड के हिसाब से एक प्लेयर को आईसीसी रैंकिंग्स में अपनी जगह बनाने के लिए एटलीस्ट 500 रेटिंग्स की जरूरत होती है। अगर उसकी रेटिंग 750 से भी ज्यादा है तो वो खिलाड़ी आपको टॉप 10 या टॉप 15 में नजर आ सकता है, और अगर वो खिलाड़ी 900 से भी ज्यादा रेटिंग पॉइंट्स ले चुका है तो वो खिलाड़ी रैंकिंग लिस्ट में टॉप पोजीशन पर ही नजर आएगा। दोस्तों प्लेयर रैंकिंग्स के केस में आईसीसी द्वारा ये भी क्लैरिफाई किया जा चुका है कि इन रैंकिंग्स को कैलकुलेट करते वक्त बिल्कुल भी ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं किया जाता। एल्गोरिदम जो रेटिंग कैलकुलेट करता है उसी के बेसिस पर रैंकिंग डिसाइड कर ली जाती है और उसका सब्जेक्टिव असेसमेंट नहीं किया जाता, ताकि कैलकुलेशन में कंसिस्टेंसी रहे। अब कहने को तो आईसीसी के हिसाब से कैलकुलेशन कंसिस्टेंट है, लेकिन आईसीसी का एल्गोरिदम किस खिलाड़ी को कब कितने पॉइंट्स दे रहा है इस बात की जानकारी खुद आईसीसी को भी नहीं लगती, और इसी वजह से कम मैच खेलकर कोई प्लेयर रैंकिंग में ऊपर आ जाता है तो कभी लगातार अच्छा खेलकर रन बनाने वाला या ज्यादा विकेट निकालने वाला प्लेयर भी दूसरे प्लेयर से रैंकिंग में नीचे नजर आता है। और मेरा मानना यह है कि ये इस सिस्टम का सबसे बड़ा लूपहोल है। दोस्तों इस सिस्टम में सुधार के लिए मेरा सजेशन यही होगा कि आईसीसी एल्गोरिदम की रैंकिंग्स पर पूरी तरह से डिपेंड ना रहे। आईसीसी एल्गोरिदम को डीआरएस की तरह यूज करे सब्जेक्ट टू ह्यूमन इंटरवेंशन, जैसे कि डीआरएस के केस में अंपायर्स का इंटरवेंशन होता है। इस तरह से एल्गोरिदम से हमें रेटिंग भी देखने को मिलेगी और आईसीसी के रैंकिंग अंपायर इस रेटिंग में हुई मिस्टेक्स और गड़बड़ियों को करेक्ट करके एक फाइनल रैंकिंग प्रिपेयर करेंगे, जिससे इस मेथड में और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर यह भी नोट करना जरूरी है कि टीम रैंकिंग्स के केस में आईसीसी जीत, हार और ड्रॉ के कितने पॉइंट्स किस टीम को अलोकेट कर रही है इस पर क्लैरिटी नहीं है। अगर आईसीसी इस पर भी थोड़ी और क्लैरिटी लाती है तो टीम रैंकिंग मेथड को समझने में थोड़ी और आसानी होगी, और साथ ही जिन टीम्स के लिए रैंकिंग्स बनाई जा रही है उनको भी इन रैंकिंग्स के बारे में ज्यादा आइडिया लग सकेगा। तो दोस्तों यही थी आईसीसी की टीम और प्लेयर रैंकिंग निकालने की पूरी कड़ी। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत सारी जानकारी हासिल हुई होगी और आपने आईसीसी रैंकिंग्स के बारे में अच्छे से जरूर जाना होगा। अगर आपके दिमाग में अभी भी कोई डाउट या क्वेरी बाकी है तो कमेंट सेक्शन में हमें उन डाउट्स के बारे में पोस्ट करके जरूर बताएं, ताकि आपको इस बारे में पूरी जानकारी अच्छे से हासिल हो सके। तो चलिए फिर जल्दी आपसे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए सायोनारा।